So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have seen the equilibrium of a planar force systems, जिसमें हमने concurrent systems देखे, beams देखे. अभी उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे. आज के लेक्चर में हम स्पेस फोर्स सिस्टम आज से स्टार्ट करने वाले, जिसमें स्पेस फोर्स में मेजरली दो कैटेगरीज होती है. एक तो सारे फोर्सेस पैरेलल रहेंगे एक दूसरे को, स्पेस में रहेंगे अलग अलग जगह पे, लेकिन एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे. एक ही एक्सिस रहेगा, कोई भी वाई एक्सिस जनरली होता है. और दूसरा आता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. तो अभी स्पेस फोर्स सिस्टम के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ये फोर्सेस पैरेलल है एक दूसरे को, जो कि वाई एक्सिस को पैरेलल हो रहे हैं. इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम यू कैन नोटिस दैट ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस. So how to solve this question? Let us see. Let us read the question. क्या दिया है? The uniform concrete slab has a weight of 5500 न्यूटन. अभी इस एक कॉन्क्रीट स्लैब है जिसका वेट दिया है 5500 न्यूटन. जैसे ही मुझे बोल दिया न्यूटन तो मुझे पता चल गया इसको 9.81 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली वेट दिया है, फोर्स दिया है. और दूसरी चीज कि ये वेट है, कॉन्क्रीट स्लैब का वेट है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. और वो कहाँ पे एक्ट करेगा? उस कॉन्क्रीट स्लैब के सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा. तो कॉन्क्रीट स्लैब का साइज देख लो क्या है. ये वाला है 0.6 प्लस 0.6 मतलब 1.2 मीटर, और ये 0.6. तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? ये 1.2 का सेंटर यहाँ पे आएगा, तो ये लाइन पे आएगा. और ये 0.6 का सेंटर 0.3 पे आएगा. तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम. यहाँ पे कहीं पे इसका सेंट्रोइड आएगा, जिसके ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट करेगा. कौन सा? 5500 न्यूटन. यहाँ तक क्लियर है? पहला लाइन क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. डिटरमाइन द टेंशन इन ईच ऑफ द 3 पैरेलल सपोर्टिंग केबल्स. इन तीनों केबल्स में कितना टेंशन है वो हमें निकालना है, फोर्स कितना है उसमें वो निकालना है. व्हेन द स्लैब इज हेल्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर. जब स्लैब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तब इन तीनों केबल्स में कितना फोर्स रहेगा. मतलब कितने अननोन हो गए? 3 अननोन हो गए. हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती है? 3 कंडीशंस होती है. इस वजह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सही है. सो लेट अस ऑब्जर्व द डायग्राम. अभी इस केस में क्या रहेगा? अभी हमने जो वेक्टर मैकेनिक्स पहले देखा था इंट्रोडक्टरी सेशन में, मैंने वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने समझाया. अब उसको ही हम वो मैकेनिक्स यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप सिंपली समेशन एफ वाई लगा दो डायरेक्टली तो भी ये सॉल्व हो जाता है. लेकिन कन्वेंशनली वेक्टर मैकेनिक्स के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे समझो वेक्टर मतलब टेंशन ए लिखना है तो टेंशन ए, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम पहले निकाल लेते, बाद में वेक्टर कैसे लिखेंगे बताता हूँ. तो फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? समझो ये हमारा प्लेट है, ये सेंटर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ. इसका अगर सेंटर यहाँ पे आता है तो ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ. अब मैं क्या करता हूँ, इस फ्री बॉडी डायग्राम को अलग कर लेता हूँ. तो जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है लाइन डायग्राम से, आपको इसको इसी तरह से ड्रॉ करना है. बताओ पॉइंट ए कहाँ पे है? पॉइंट ए यहाँ पे है. तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? इस केबल को यहाँ से कट करेंगे और आउटवर्ड टेंशन दिखाएंगे. केबल को कट करते हैं और आउटवर्ड टेंशन दिखाते हैं. तो ये टेंशन कितना आएगा? TA आएगा. और बताओ केबल C यहाँ पे है तो इसको कट करेंगे और उसमें भी आउटवर्ड टेंशन दिखाएंगे. तो टेंशन इन द केबल C, ये हो गया. और केबल B जो है पॉइंट B यहाँ पे है, तो इसको कट करेंगे तो इसमें भी आउटवर्ड टेंशन आएगा, टेंशन इन द केबल B. यहाँ तक क्लियर है BD. और क्या है? डायमेंशंस हमें पता है, सिंपल डायमेंशंस है, कुछ खास कॉम्प्लिकेशन है नहीं. तो ये डायमेंशंस में दिखा देता हूँ इस तरह से. ये डायग्राम आपको फटाफट कंप्लीट कर लेना है, FBD ड्रॉ कर लेना है. सो दिस इज 0.6, 0.3, 0.3. सही है. और ये डिस्टेंस हमने सेंट्रोइड के लिए पॉइंट मार्क किया है, तो ये डिस्टेंस भी 0.3 रहेगा, ये डिस्टेंस भी 0.3 रहेगा. तो ये भी 0.3 है और ये भी 0.3 है. सारे डायमेंशन शो कर दिए. अब क्या बचा है? इसका वेट शो करना बचा है. कितना है वो? 5500 न्यूटन. ये फोर्स दिखाना बाकी है. वो कहाँ पे रहेगा? इस सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा. और कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो मैं क्या करता हूँ, उसको नीचे ना दिखाते हुए, क्योंकि वहाँ पे TB है, मैं उसको ऊपर से लगाता हूँ. इस तरह से मैं वेट लगा देता हूँ 5500 न्यूटन. इस तरह से हमने FBD को कंप्लीट कर लिया है. इतना FBD सफिशिएंट है. इसके यूज़ करके हम क्या करेंगे? अभी इसके इक्वेशंस लिखेंगे
जो कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो लगाएंगे। तो अब उससे पहले मैं क्या करूंगा, इन चारों वेक्टर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लूंगा। उसमें से इसको अगर W वेक्टर बोलता हूं मैं, सो लेट अस से दिस इज W विच इज इक्वल टू 5500 न्यूटन। तो इन चार वेक्टर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे, तो ये सारे y डायरेक्शन में है, तो उसका x और z क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, अगर मैं TA लिखना चाहूंगा, वेक्टर TA, क्या लिखूंगा मैं, TA की मैग्नीट्यूड लिखूंगा, I में उसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा तो 0 I आएगा, J में ऊपर जा रहा है इसलिए +1 आएगा, प्लस J, और Z में कोई अभी आ गया, अगर मैं एक्सिस बता देता हूं आपको, इफ आई डिक्लेयर द एक्सिस दिस एज, यहां पे दिया है y एक्सिस है और ये कौन सा है, x एक्सिस है, तो इसलिए वर्टिकल क्या हो जाएगा, z एक्सिस हो जाएगा। सही है, तो हमने इसलिए z में लिया है, हमारा z को मैच कर रहा है इस केस में। ये गलती हो जाता है बहुत बार, हमें ये आदत क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस को हम y कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने किया था, तो ये गलती हो जाता है। तो इसको ध्यान से देखना है, डायग्राम में अगर x y z दिया हुआ है, उनके साइड से दिया हुआ है, तो ठीक से उसको उसी तरह से लेना है। अगर नहीं दिया है तो आप एज्यूम कर सकते हो वर्टिकल को y। सही है, तो इस केस में मुझे z वर्टिकल एज्यूम करना है, तो मैं यहाँ पे j भी 0 आएगा, क्योंकि j कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, जो कि इधर नहीं जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, तो इसलिए j में है ही नहीं, तो j भी 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं 0j लिखूंगा, और मैं अब k देखूंगा, k किसकी तरफ है, z की तरफ k है, जो कि वर्टिकल है, और ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस लूंगा, तो +1k, ये सारे उसके यूनिट वेक्टर्स हो गए। इस तरह से अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो ये फाइनली क्या दिखेगा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या लिखना पड़ेगा, मतलब TA हो गया मैग्नीट्यूड, k ही बचेगा, बाकी तो 0 है, बाकी के कॉन्स्टेंट्स क्या है, 0 है, तो क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। k प्लस क्यों लिया हमने, क्योंकि ऊपर जा रहा है। सही है, अब देखेंगे सिमिलरली हम TB भी लिख सकते हैं, TB कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो भी प्लस ही आएगा। तो TB बार क्या लिखेंगे, TB का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और उसका यूनिट वेक्टर प्लस k है, z में जा रहा है ना, तो प्लस क्या आएगा, तो प्लस k बार। सही है, फिर TC लिखेंगे, बताओ क्या आएगा TC, TC का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और TC की डायरेक्शन देखो कहाँ पे, ऊपर ही जा रहा है, तो प्लस k ही आएगा, सो k बार। तो ये तीनों वेक्टर हमने लिख लिए जो कि तीनों ऊपर जा रहा है। लास्ट वेक्टर कौन सा है, W बार क्या है, देखो W का भी वर्टिकल ही है, तो मतलब x और y क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, बचेगा कौन, z। ये मैंने यहाँ पे x लिखना चाहिए ना, ये वाला x है इधर, दिस इज x। अब क्या करेंगे, W देखो, W क्या है, नीचे जा रहा है, तो उसका माइनस आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5500, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, माइनस k के डायरेक्शन में, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस k लिया, सो दिस इज माइनस k बार। तो माइनस में आगे ले लेता हूं, तो ये हो गया माइनस k बार। सही है, -5500 k बार। क्यों माइनस होया, क्योंकि नीचे जा रहा है। इस तरह से हम इसके 4 वेक्टर्स लिख सकते हैं। ये लिख के भी कर सकते हैं, नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कन्वेंशनली आपके एग्जामिनर को अगर एक्सपेक्टेड है कि उस आपने वेक्टर्स लिखने चाहिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके अलावा भी हम डायरेक्टली समेशन FY अप्लाई करेंगे तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सही है, सो नाउ हम आगे जाएंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के लिए। तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, वहां पे करके दिखाता हूँ। यू नोट डाउन दिस, यहाँ तक हो गया तो ठीक। नाउ लेट अस अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन होगी समेशन FY इक्वल टू 0। ये सबसे FY नहीं रहेगा, यहाँ पे समेशन FG इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि Y नहीं है, X नहीं है, Z है। सही है, सो समेशन FG इक्वल टू 0 क्या आएगा बताओ मुझे, Z डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0, तभी ये प्लेट इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो FG में कौन कौन है, देखो TA ऊपर जा रहा है तो प्लस लेंगे, Z के डायरेक्शन में प्लस Z में है तो TA लेंगे। सही है, फिर TB ऊपर जा रहा है तो उसको भी प्लस लेंगे, फिर TC ऊपर जा रहा है उसको भी प्लस लेंगे, और W नीचे जा रहा है तो माइनस लेंगे, so -5500। दिस ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो हमने क्या किया, इन सारे कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर किया, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, दैट इज इक्वल टू 0, समेशन इक्वल टू 0। तो ये आ गया। सही है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि इसमें तीनों अननोन है तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। सो दिस लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। आखिरी में लगेगा हमें ये, या तो आप आखिरी में भी ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो।
अब सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो कौन सा होता है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो इधर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, एफ वाई इक्वल टू जीरो इधर एप्लीकेबल नहीं है, कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो क्या बचता है, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू जीरो। अब तक हम क्या करते थे 2D में, जब भी प्लेनर फोर्सेस थे तो हम समेशन ऑफ अबाउट पॉइंट लेते थे, सही है, लेकिन अभी ये 3D है, स्पेस फोर्सेस है, तो समेशन अबाउट एक्सिस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अभी कौन से एक्सिस के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो कौन सा एक्सिस चूज करोगे बताओ मुझे, आप एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके अबाउट भी मूवमेंट ले सकते हो, आप इस लाइन के अबाउट भी मूवमेंट ले सकते हो, कोई भी लाइन के अबाउट आप मूवमेंट ले सकते हो, लेकिन कौन सा लाइन चूज करोगे, देखो ऐसा लाइन चूज करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा अननोन रहेंगे। क्या बोला मैंने, लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको यूज करेंगे तो आसान हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। देखो इनमें से ऐसी कौन सी लाइन है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, और जेड एक्सिस में तो कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि सारे फोर्सेस जेड को पैरेलल है। फिर कौन है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक और दो, सही है। तो ये दो अननोन एक ही साथ है, एक ही लाइन के ऊपर है, और अगर इसके अबाउट में मूवमेंट लेता हूं तो क्या हो जाएगा बताओ, सोचो, अगर मैं इस लाइन के अबाउट मूवमेंट लेता हूं सारे फोर्सेस का तो क्या हो जाएगा, ये हो गया पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट मूवमेंट लेना है, और उसी लाइन के ऊपर अगर वो फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं परपेंडिकुलर, उसी लाइन पे वो एक्ट कर रहा है ना फोर्स, तो मूवमेंट ये टीसी इस लाइन को रोटेट नहीं करवा पाएगा या प्लेट को रोटेट नहीं करवा पाएगा अबाउट दिस पॉइंट, एग्री। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी अबाउट वाई एक्सिस पहले मूवमेंट लेता हूं, सो समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अब क्या करना है, मूवमेंट लेना है, सारे फोर्सेस का अबाउट वाई एक्सिस लेना है, तो वाई एक्सिस कहाँ पे, देखो इस तरह से उसको सामने से आपको देखना है, और इसके लाइन के ऊपर आपका पेंसिल रख देना है, कौन से लाइन के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, और अब ये टीए का मूवमेंट ले लो, क्या आएगा वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट टीए का मूवमेंट जीरो आएगा क्योंकि टीए उसमें से ही पास हो रहा है, तो टीए का मूवमेंट जीरो हो गया, टीसी भी उसी में से पास हो रहा है तो उसका भी मूवमेंट जीरो हो गया। अब देखो कौन बचा है, 5500 बचा है और टीबी बचा है, तो इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, अगर मैं इस साइड से देखता हूं इसको, ठीक है, और ये हमारा लाइन ऑफ रोटेशन है, कौन सा, वाई एक्सिस हमारा लाइन ऑफ रोटेशन है, तो ये जो 5500 न्यूटन है ये इस प्लेट को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर इधर से मैं सामने से दिखता हूं तो ये हमारा 5500 है, ये नीचे जा रहा है, तो इसको ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज है, इसको नीचे दबा रहा है ना ये, तो इधर से देखना पड़ेगा, 3D है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहां से मैं देख रहा हूं ये हमारा लाइन ऑफ रोटेशन है वाई एक्सिस, ये जो लाइन ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, ये इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, ये हो गया, तो इसलिए वो माइनस आएगा, तो 5500 का मूवमेंट जो रहेगा वो माइनस रहेगा, -5500। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन और ये हो गया एक्सिस, इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है, देखो कितना है, 0.3 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.3 है, सही है, क्लियर है सबको। लाइन ऑफ एक्शन को क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है, ये 5500 का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इसको परपेंडिकुलर डालेंगे इस एक्सिस तक, तो ये मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, कितना है, 0.3 हो गया, तो 5500 का मूवमेंट तो हमने निकाल लिया। अब कौन बचा है, टीए हो चुका है, टीसी हो चुका है, 5500 हो चुका है, कौन बचा, टीबी। अब टीबी क्या कर रहा है, देखो इसके अबाउट ना, तो टीबी इसको इस तरह से रोटेट करवा रहा है, तो ये क्या है, ये प्लेट ऐसा ऊपर उठेगा अबाउट दिस वाई एक्सिस, इसको ये उठा रहा है अबाउट वाई एक्सिस, देखो तो ये प्लेट है समझो, तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और हमारा टीबी कहाँ पे लग रहा है, टीबी यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे, सही है, तो ये टीबी उसको मतलब ऐसा है वो, सही है, इस तरह से, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट ये टीबी क्या करेगा उसको, ये टीबी उसको उठा रहेगा तो इस तरह से रोटेट करवाएगा, तो ये कौन सा हो गया, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। हमारा जो डब्ल्यू था वो इस तरह से यहाँ पे काम कर रहा था, तो डब्ल्यू यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसको इस तरह से रोटेट करवा रहा है एंटी क्लॉकवाइज अबाउट वाई एक्सिस, इस तरह से, या एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, सो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तो ये क्लॉकवाइज अबाउट वाई एक्सिस है, कौन, टीबी, तो टीबी का मोमेंट प्लस आएगा, क्लॉकवाइज है इसलिए, सो प्लस टीबी। टीबी का डिस्टेंस देखो परपेंडिकुलर कितना है, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
वाई एक्सिस से ना, तो ये डिस्टेंस कम से कम डिस्टेंस कितना है 0.6, 0.3 प्लस 0.3 0.6 मीटर। और कौन बचा है क्या, दो ही बचे थे, इनका तो मूवमेंट जीरो ही है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो करो इसको सिंप्लीफाई, पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, टीबी निकाल लो, शिफ्ट सॉल्व करो, ये टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगा और उसको 0.6 डिवाइड करेगा तो आता है 2750 न्यूटन। ये आपका टीबी हो गया। पहला हमने एक कंडीशन यूज किया, वहां से हमें टीबी मिल गया। अब कौन बचा है, टीए बचा और टीसी बचा है। तो अब क्या करेंगे, कहाँ पे मूवमेंट लेंगे बताओ मुझे, किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, किसी एक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेना ही पड़ेगा। तो मैं एक्स एक्सिस के अबाउट लेता हूं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब मूवमेंट लूंगा तो टीए का मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसी एक्सिस से पास हो रहा है वो टीए, तो टीए का मूवमेंट जीरो हो गया। सो कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं अभी, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, जिसमें से टीए का मूवमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो क्या है, ये आपका प्लेट है, ये आपका टीसी है, सही है, इस तरह से लगा हुआ है यहाँ पे सेंटर पे, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन कौन सा है, एक्स एक्सिस, ये आपका टीसी है। क्या करेगा इसको, यहाँ से सामने से देखूंगा तो ये इसको ऊपर उठाएगा ऐसा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, टीसी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, ऊपर उठा रहा है ना इसको। सो टीसी का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा तो माइनस आएगा, माइनस टीसी। और टीसी का डिस्टेंस कितना है, देखो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ये टीसी हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये आपका एक्सिस है, तो उनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, ये 0.6 मीटर है, तो दिस इज 0.6 मीटर। टीसी का काम खत्म हो गया, आगे बढ़ो। अब कौन है, डब्ल्यू है, यहाँ पे सेंटर पे काम कर रहा है डब्ल्यू, एक्स एक्सिस के अबाउट इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, देखो क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के अबाउट, और डिस्टेंस कितना है 0.6 ही है, तो 5500 क्लॉकवाइज में जा रहा है, प्लस लिया, और डिस्टेंस कितना है 0.6 ही है, सही है। फिर कौन बचा, टीबी बचा, टीबी यहाँ पे देखो आगे ऐसा है ना टीबी, अभी ये एक्स एक्सिस यहाँ पे है, तो ये क्या कर रहा है इसको, ये मेरे साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया टीबी, सही है। टीबी की वैल्यू पता है हमें, तो वैल्यू डाल दो डायरेक्टली, कितनी है 2750 न्यूटन क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढना है हमें, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, देखो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 0.6 प्लस 0.3 0.9 बन जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ 0.9 मीटर वो आगे है, सही है। हो गए सारे फोर्सेस, और कौन बचा है, टीए का मूवमेंट जीरो है, तीनों ले लिए, इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो बनेगा। यहां से इसको शिफ्ट सॉल्व करो, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, टीसी मिल जाएगा, कितना आता है बताओ, 1375 आ रहा है। दो फिर टेंशंस मिल चुके हैं, बचा कौन है, तीसरा, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन लिखा हुआ है। सो पुट ऑल दिस टू इक्वेशन वैल्यूज इन द फर्स्ट इक्वेशन, यू विल गेट टीए, ये दोनों टीपी और टीसी यहाँ पे डाल दो, टीए मिल जाएगा, पुट इट फ्रॉम इक्वेशन 1 टीए। आगे कौन है, टीबी, टीबी की वैल्यू कितनी है, प्लस 2750। आगे कौन है, टीसी, टीसी कितना है 1375, और आगे कौन है, -5550 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपके यहाँ से टीए मिल जाएगा, कितना आता है, वो अगेन 1375 आ रहा है। सो टीए एंड टीसी आर सेम, सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। तो आप जितना इस स्लाइड पे दिख रहा है इतना भी आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चल जाएगा, प्लस आपने ये तीनों चारों वेक्टर्स अगर लिख के दिए तो वेल एंड गुड। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।